Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS, and in this video we are going to discuss previous year questions related to UGC NET Computer Science 2021. ठीक है, 2021 में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो इस सीरीज में हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो देखिए, एक एग्जाम में 100 क्वेश्चंस होती हैं, एक ही वीडियो में नहीं होंगे, ये डिफरेंट पार्ट्स में आपको वीडियो मिलेंगी. ठीक है, डिफरेंट वीडियोज़ होंगी जिनमें कुछ कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, इस तरह से ही कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके अलग अलग वीडियोस में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको टाइमली मिलते रहें. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 100 दैट आर ईदर ऑड और स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज. तो यहाँ पे देखिए, आपको पॉजिटिव इंटीजर्स कैलकुलेट करने हैं, वो जो 1 से 100 के बीच में लाई करते हैं. और कंडीशन क्या है? या तो वो ऑड हों या वो क्या हों, स्क्वायर्स हों. ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस है 63, 59, 55 एंड 50. और इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? हम यूज़ करेंगे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जहाँ हम कैलकुलेट कर रहे होंगे ए यूनियन बी, जो किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल. तो देखिए, जो हमारा टोटल ऑड नंबर्स होंगे उन ऐड करेंगे, उसके साथ हम टोटल स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स जितने भी रहेंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे नंबर्स जो ऑड भी हैं और स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स भी हैं. ठीक है, ताकि जो दोनों जगह काउंट हो गए हैं उन्हें हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है. तो देखिए, टोटल ऑड नंबर्स कितने रहेंगे? 1 से 100 में आपके 50 रहेंगे ऑड नंबर्स और 50 ही रहेंगे इवन नंबर्स, तो 50 आ जाएगा. देन नंबर ऑफ स्क्वेयर्स कितने रहेंगे? तो देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं हम टोटल स्क्वेयर्स कितने रहेंगे, 100 रहेंगे. और ऐसे स्क्वेयर्स जो ऑड भी हों वो कितने हैं? 5 हैं. यहाँ पे हम लिस्ट में देख सकते हैं, बाकी इवन है, तो ये क्या आ जाएगा? 5. तो रिक्वायर्ड नंबर क्या रहेगा? 50 + 10 - 5 दैट इज 55. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 55. Next question number 2 is, how many ways can 6 copies of the same book be packed in at most 4 boxes if each box can hold up to 6 books? तो हमारे पास 6 कॉपीज़ हैं सेम बुक की और हमें पैक करनी है 4 बॉक्सेस में. ठीक है, टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 4 हैं, और हर बॉक्स में मैक्सिमम 6 बुक्स आ सकती हैं. तो कितने तरीके हैं हमारे पास इन 6 कॉपीज़ को इन 4 बॉक्सेस में पैक करने के. ठीक है, सो ऑप्शंस आर 4, 6, 7 एंड 9. तो देखिए, जो हमारी डिफरेंट ऑप्शंस बनेंगी वो क्या क्या बनेंगी. सबसे पहली ऑप्शन बनेगी कि हम 6 की 6 बुक्स, जितने भी जो भी कॉपीज़ हैं हमारे पास, वो एक ही बॉक्स में डाल दें. नेक्स्ट ऑप्शन बनेगी 5 बुक्स को एक बॉक्स में डालें और 1 बुक को नेक्स्ट बॉक्स में डालें. देन 4 बुक्स को एक बॉक्स में डाल रहे हैं और 2 को अलग में, और या फिर 3 को 3 और 3 कर रहे हैं. ठीक है, 4 और 2 और 4 हम डिफरेंट नहीं लेंगे. ठीक है, क्योंकि हमें बॉक्सेस का नहीं पता है. यहाँ पे बॉक्सेस जो हैं आपके वो सिमिलर ही कंसीडर कर रहे हैं हम इस केस में. ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं? 3 को यूज़ कर रहे हैं. अब 3 बॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं, तो 4 एक में, 1 एक में, 1 एक में, 3, 2, 1 कर सकते हैं और 2, 2, 2 कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम क्या यूज़ करें? 4 के 4 बॉक्सेस यूज़ करें, तो देखिए 3, 1, 1, 1 हो सकता है, 2, 2, 1, 1 हो सकता है. ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास 9 वेज हैं. इन्हें 9 वेज हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं? 6 कॉपीज़ को पुट कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं 4 बॉक्सेस में. ठीक है, ऑप्शन थी हमारे पास 4, 6, 7, 9. सो करेक्ट आंसर इज 9. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रपोजिशंस आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट? तो देखिए, यहाँ पे हमें डिफरेंट पेयर्स दिए हुए हैं, 4 पेयर्स दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस में, और हमें बताना है कौन सा पेयर ऐसा है जो लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है एक दूसरे के. ठीक है, सो विच पेयर इज़ नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ईच अदर. सो देखिए, यहाँ पे अब हमें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. एक तो तरीका है ट्रूथ टेबल, और दूसरा है लॉजिकल इक्विवेलेंसेस हमें ऑलरेडी स्पेसिफाइड हैं, गिवन होती हैं. ठीक है, वो उसकी अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप ये याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रूथ टेबल के थ्रू जा सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन को ये सोच के कि हाँ बड़ा टफ है, आपने छोड़ना नहीं है. तो देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें लॉजिकल इक्विवेलेंसेस इन्वॉल्विंग बाय कंडीशनल स्टेटमेंट. ठीक है, तो बाय कंडीशनल आपका क्या ये होता है, और कंडीशनल कौन सा होता है? ये होता है जो सिंगल इम्प्लाइज है, और ये क्या है? डबल इम्प्लाइज. ठीक है, तो इसके लिए आपके डिफरेंट जो लॉजिकल इक्विवेलेंसेस हैं वो ऑलरेडी हमें स्पेसिफाइड है. तो देखिए, ये आपकी एक लॉजिकल इक्विवेलेंस हो गया, ये आपका अनदर लॉजिकल इक्विवेलेंस अगर हम चेक करें तो ये ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, और ये वाला लॉजिकल इक्विवेलेंस आपका ऑप्शन 3 में दिया हुआ है. ठीक है, तो ये एक बार आप
अभी से रूटीन बनाएंगे तो आप कर पाएंगे इसे, ठीक है। एक बार राइट डाउन कर लें और थोड़ा थोड़ा हर रोज़ रिवाइज करें तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक बार एक दो चीज़ें इसमें याद करनी पड़ती हैं, बाकी अदरवाइज सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 है आपके पास, ऑप्शन 3 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये तो हमारे आंसर नहीं हो सकते क्योंकि ये ऑलरेडी लॉजिकल इक्विवेलेंट है, हमने देख लिया। और इसी तरह से कंडीशनल में देखिए, ये आप याद रखिए कि P इम्प्लाइज Q क्या होता है, नॉट P और Q, ठीक है। नॉट P और Q होता है P इम्प्लाइज Q, और इसे हम ये भी लिख सकते हैं नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और साथ में नॉट अगर लग जाता है P इम्प्लाइज Q का तो वो क्या बन जाएगा, P एंड नॉट Q, ठीक है, P एंड नॉट Q। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें जो इम्प्लाइज में जो हमारे पास दी हुई है ऑप्शन वो ये वाली है, ठीक है, ऑप्शन 1, तो ये भी बिल्कुल एज इट इज़ हमें गिवन है ऑप्शन 1 में, ठीक है। तो ये भी आपका कट हो गया, तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा, 4th। दैट मीन्स ये जो दो पेयर्स हैं ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। अगर आप यहाँ देख पाएँ तो देखिए यहाँ पे हम क्या है, और दिया हुआ है, और यहाँ पे देखें एंड है, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसे आप इससे ट्रूथ टेबल से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए एक हमारे पास ये दिया हुआ है और साथ में एक ये दिया हुआ है, अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देखिए चेंज है और यहाँ पे भी चेंज है। तो अगर सभी वैल्यूज़ इक्वल आ जाती हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं इस कॉलम में भी वही वैल्यूज़ आती हैं, तो हम क्या कहते हैं, इसे लॉजिकली इक्विवेलेंट कहते हैं, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो अगर आप ये याद रहते हैं सो वो भी चलेगा, और अगर नहीं याद रहते हैं तो आप ट्रूथ टेबल से फटाफट बनाइए और अपना आंसर मार्क करिए। चलिए, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया हुआ है, 2x1 प्लस 3x2 सच दैट 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 4x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 5x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और हमें ऑप्टिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस पर्टिकुलर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए। तो देखिए ऑप्शंस है 23, 9.5, 13 एंड 8। और यहाँ पे अब इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर तो दो इक्वेशंस होंगी आपके क्वेश्चन में कभी भी, ठीक है, तो आप ग्राफिकली उसे सॉल्व करिए, ठीक है। फिर हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर दो से ज़्यादा आ जाती हैं इनइक्वालिटीज़, ठीक है, इक्वेशंस नहीं, इनइक्वालिटीज़ दो से ज़्यादा आ जाती हैं, दैट मीन्स वेरिएबल्स आपके दो से ज़्यादा हो जाते हैं, इन दैट केस फिर वहाँ पे स्पेसिफाइड होगा सिंप्लेक्स मेथड, नॉन या डुअल सिंप्लेक्स, जो भी मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके थ्रू जा सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो देखिए दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इन्हें कैसे लिख लेंगे, हम इन्हें चेंज कर लेंगे, इन इक्वालिटीज़ को चेंज कर लेंगे, ठीक है। 2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक है। ये इनइक्वालिटी है और ये हमने इक्वेशन में चेंज कर लिया। अभी यहाँ पे क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब एक इक्वेशन जब आ जाती है तो x1 और x2 की हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके क्या कर सकते हैं, उससे एक लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हम 2x1 और x2 अगर इसको 0 लेते हैं तो x2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x1 अगर 0 है तो x2 क्या आ गया, आपका 4 आ गया। और इसी तरह से x2 अगर हम 0 लेते हैं तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और हमें एक लाइन मिल जाएगी। तो 2 0 और 0 4 हमने लिया तो एक लाइन आ गई, और साथ में दूसरी इक्वेशन को पुट किया, प्लॉट किए 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक लाइन आ गई। अब टूवर्ड्स सेंटर हम क्या करते हैं, एरिया जो है हमारा वो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और जो कॉमन एरिया होगा, ठीक है, जो भी आपका कॉमन एरिया बना टूवर्ड्स सेंटर वो हमने ले लिया दोनों लाइंस के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपके 4 पॉइंट्स बने, इन चारों पॉइंट्स की हेल्प से हम z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया हुआ है, 2x1 प्लस 3x2, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2x1 प्लस 3x2। तो ये जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये x1 x2 x1 x2 x1 x2 ये वाली सिर्फ, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स जो हैं इनको पुट करके देखेंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी वही आपका क्या होगा, ऑप्टिमम वैल्यू होगी। और इस केस में हमें ऑप्टिमम वैल्यू कहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है, ठीक है। तो इस केस में 0 0 में तो देखिए 0 ही आ गई, और इस केस में आपके पास 4 आ रही है, यहाँ पे आपके पास 15/2 दैट इज़ 7.5 आएगी, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 2 + 6 दैट इज़ 8 आ जाएगी, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 8. Next question, we have consider a relational schema S is equals to U, V, W, X, Y, Z on which the following dependencies hold. V is functionally dependent on U, and the same way V, W implies X, Y implies W, and X implies U.
और आपको यहाँ पे बताना है कैंडिडेट कीज़ कौन सी पॉसिबल हैं, विच आर द कैंडिडेट कीज़ अमंग फॉलोइंग ऑप्शंस, एंड द ऑप्शंस आर UV, VY, इसी तरह से आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है, देखिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लोजर कैलकुलेट करते हैं, सॉरी क्लोजर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अगर हमने U का क्लोजर कैलकुलेट करना है तो देखेंगे U से कौन कौन से हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। तो देखिए V आप आ रहा है, उसके बाद V से कोई और नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, U के साथ Y है, तो Y से क्या आ रहा है, हमारे पास W आ रहा है। ठीक है, तो हम UV कैलकुलेट करें, सॉरी UY कैलकुलेट करें, UY का क्लोजर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास U और Y तो एज इट इज़ लिख लेंगे हम। अब U से क्या आप आ रहा है, V आप आ रहा है, अब Y से क्या आ रहा है, देखिए W आ रहा है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो VW से क्या आ रहा है, हमारे पास X आ रहा है, और साथ में आपके पास आ जाता है X से क्या आ रहा है, U आ रहा है अगेन। ठीक है, W आ गया। अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे पास नहीं मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें जितने भी यहाँ पे आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास यहाँ पे हैं वो सभी हमारे पास आने चाहिए यहाँ पे, तब हम कहेंगे कि हाँ ये कैंडिडेट की हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास UV, W, X, Y तो आ गया, लेकिन Z नहीं आया। ठीक है, तो ये इसका मतलब UV हमारा कैंडिडेट की नहीं बन सकता। ठीक है, सिंपली हमने क्या करना है, सभी को लिख लेना है, जब जिसका भी क्लोजर लिख रहे हैं वो तो एज इट इज़ लिख लेंगे, और जो जो उसके हेल्प से हमारे पास आ पा रहे हैं उन्हें भी लिख लेंगे। ठीक है, तो UV नहीं हो रहा है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। नेक्स्ट देखिए इसी तरह से आप सबको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे जो जो भी राइट हैंड साइड में है, देखिए जो भी राइट हैंड साइड में है दैट मीन्स V है हमारे पास, W है, X है और U है। ठीक है, ये सब हैं हमारे पास। और कौन कौन से इनमें से अगर आप देखें, अगर एट्रीब्यूट्स वो नहीं है, Y और Z हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो Y और Z इसका मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास अवेलेबल होंगे तो वही हमारी क्या होंगी, कैंडिडेट की होंगी। जो भी राइट हैंड साइड में अवेलेबल नहीं होती हैं वो कैंडिडेट की में ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे YZ अवेलेबल नहीं है, ना ही इस केस में अवेलेबल है, यहाँ पे यहाँ अवेलेबल है, यहाँ है, लेकिन इसमें अवेलेबल नहीं है, इसमें है और इसमें है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी तरह से आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज डिफरेंट गिवन है तो एक तो आपने देखना है क्लोजर देखना है। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड में आपको सारे मिल रहे हैं, ठीक है, फिर उस केस में आपको क्लोजर का ही ऑप्शन रहेगा। और लेकिन अगर राइट हैंड साइड में आपको नहीं मिल रहे हैं सभी एट्रीब्यूट्स, तो फिर वो वाले एट्रीब्यूट्स आपके कैंडिडेट की में होने मस्ट हैं। ठीक है, वो कैंडिडेट की में होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। क्लोजर के लिए आपको जो भी एट्रीब्यूट है, जिसका भी क्लोजर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, VW का कर रहे हैं क्लोजर कैलकुलेट, तो फिर VW तो आप एज इट इज़ लिख लेंगे, और V से कौन कौन सा आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं वो आ जाएंगे, W से कौन से हो रहे हैं वो भी आते जाएंगे, और जो भी उनसे हो रहे हैं फर्दर वो भी यहाँ पे ऐड ऑन होते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करेंगे। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज D ऑप्शन। So that's all for this video. We will continue this series in our next video. Stay connected and keep learning. Thank you so much.